जीवन में पानी का बहुत महत्व होता है, पर इस भाषा के नामकरण में भी पानी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो अब इस भाषा के बारे में विस्तार से बताने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ हमारी बहुत ही प्रिय भूतपूर्व छात्रा सुश्री हरमनप्रीत कौर जी और वर्तमान प्रथम वर्ष की छात्रा अनुसुआ सेन जी को। अंत में मेरी सहपाठिनी कुमारी जैस्मिन कौर जी इस भाषा में एक सांस्कृतिक लोकाचार नृत्य प्रदर्शन करेंगी। A very good evening to all. The word Dogri originated from the word Dagar. The term Dagar itself originated from the term Digod, which meant two troughs, as describing the court of Maharaja Ranbir Singh, son of Gulab Singh. These two troughs are Mansar Lake and Surinsar Lake. So there is a fascinating connection between the Dogri language and the lake of Mansar and Surinsar. डोगरी वेदों की भाषा संस्कृत से निकली है। वैदिक काल से इसके वर्तमान स्वरूप तक डोगरी के विकास का पता ध्वन्यात्मकता में परिवर्तन के माध्यम से लगाया गया है। उदाहरण के लिए बेटा शब्द को पुराने इंडो आर्यन में पुत्र, मध्य इंडो आर्यन में पुट्टा और डोगरी में पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। डोगरी अपने 10 स्वर स्वरों और 28 व्यंजन स्वरों के बीच अंतर करने के लिए लंबाई, नासिकाकरण, मोड़, तनाव और 3 स्वर स्तर, गिरना और उठना का उपयोग करती। Dogri was considered to be the language of uncouth and uneducated. Educated and high-ranking Dogras shirked from speaking Dogri in public. It was under such a bad condition that a bunch of young enthusiastic writers laid down the foundation of Dogri Sanstha with the aim of instilling a sense of love and pride for their mother tongue among Dogras. इसकी शब्दावली पर फारसी और अंग्रेजी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। डोगरी भाषा पश्चिमोत्तर भारत के पर्वतीय और उपपर्वतीय क्षेत्रों तथा इससे सटे मैदानों में बोली जाती है। यह क्षेत्र उत्तर में पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रेणियों, दक्षिण में पंजाब के मैदानों, पूर्व में सतलुज नदी और पश्चिम में मुनव्वर तवी से घिरा हुआ है। Dogri has a very old tradition of oral literature, and there exists a rich treasure, both in content and form, of folk songs, folk tales, riddles, proverbs, idioms, etc., which represents the various aspects of Dogra life. The earliest written reference to Dogri is found in New Safar, written by poet Amir Khusro in 1317 CE. मानव चंद, रानी विक्रम सिंह, गंभीर चंद और काशीराम जैसे कवियों के कुछ छंदों से पहले के समय में लिखित साहित्यों में किए गए छिटपुट प्रयास प्रमाणित होते हैं। साहित्य कृतियों के बेहतरीन उदाहरण के रूप में विशेष उल्लेख के योग्य एक गीत किलिया पताना चूरी दित्ता और देवी दित्ता की 2 और पूर्ण कविताएं हैं। डोगरी में पुस्तकों की छपाई महाराजा रणबीर सिंह 1857 से लेकर 1885 के शासनकाल में शुरू हुई थी, जब डोगरी भाषा के प्रचार और विकास के लिए विशेष प्रयास किए गए थे। मेरा विशेष अनुरोध है हमारे आदरणीय भूतपूर्व छात्र श्री रुद्रेंद्र प्रताप सिंह जी और वर्तमान तीसरे वर्ष के छात्र श्री कोनार्कदीप सिंह जी से कि वो डोगरी भाषा में सांस्कृतिक प्रदर्शन के बारे में हमें आलोकपात करें। धन्यवाद अनुसुआ। जागरण जम्मू क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य जो केवल विवाह समारोह के दौरान महिला द्वारा किया जाता है। डोगरी जागरण का प्रदर्शन कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा है। जम्मू हिल्स का एक पारंपरिक नृत्य अपने संगीत, स्कोर और नृत्य प्रदर्शन दोनों के मामलों में सबसे अच्छा है। महिला द्वारा प्रस्तुत जागरण की एक अद्भुत पृष्ठभूमि है जो केवल महिलाओं के लिए विशेष रूप में किया जाता है। जम्मू की पहाड़ियों में विवाह समारोह के दौरान जब गांव के सभी पुरुष सदस्य बारात में शामिल होते थे तो गांव में केवल महिला ही रह जाती थी। अकेले रहने के डर से सभी महिलाएं दूल्हे के यहाँ इकट्ठा हो जाती थी और रात भर जागना पड़ता था। ऐसी स्थिति ने एक बहुत ही शक्तिशाली परंपरा को जन्म दिया जिसमें संगीत, स्कोर और नृत्य प्रदर्शन दोनों के समृद्ध तत्व हैं। Thus,
overnight performance is known as Jagran. It is believed that any woman who disappears and avoid performing in Jagran considered to be angry with the groom and his family. Overall, all women participate and perform in the Lok Jagran, the enchanting performance followed by the Gujri dance. The Gujars have very interesting singing legends in their musical tradition that beautifully portray their culture, ethos, and the event related to their daily lives and their pets. हार्दिक धन्यवाद हरमनप्रीत जी, अनुसुआ, रुद्रेंद्र जी, कुनारदीप हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए, और जाजबिन आपकी असामान्य नृत्य प्रस्तुति के लिए। Yuki, who it am? Perplexed? I can understand. In the very first word, I greeted you all and then I asked, how are you? Isn't the language very different from those that we generally know, even among the foreign languages? Yes. Reason being, again, it is an endangered language. Let us now call Mr. Karmanpreet Singh to give us more.
The Karuk language originated around the Klamath River between Sayed Valley and Bluff Creek. Before European contact, it is estimated that there may have been up to 1,500 speakers. Linguist William Bright documented the Karuk language. When Bright began his studies in 1949, there were a couple of hundred fluent speakers, but by 2011, there were fewer than a dozen fluent elders. In 1848, gold was discovered in California, and thousands of Europeans came to the Klamath River and its surrounding region to search for gold. The Karuk territory was soon filled with mining towns, manufacturing communities, and farms. The salmon that the tribe relied on for food became less plentiful because of contamination in the water from mining, and many members of the Karuk tribe died from either starvation or new diseases that the Europeans brought with them to the area. Many members of the Karuk tribe were also killed or sold into slavery by the Europeans. Karuk children were sent to boarding schools where they were Americanized and told not to use their native language. These combined factors caused the use of Karuk language to steadily decline over the years until measures were taken to attempt to revitalize the language. Karuk is classified as heavily endangered by UNESCO with only around 12 fluent native speakers of the language left. Most members of the Karuk nation now use English in their everyday lives. Since 1949, there have been efforts to revitalize the language and increase the number of speakers led by linguists such as Dr. William Wright and Suzanne Gare, as well as members of Karuk community. Karuk is spoken within the range of original territory where the Karuk people lived prior to European contact. The ancestral territory is in northwestern California in Siskiyou, Humboldt, and Del Norte counties. The language originated around the Klamath River between Sayed Valley and Bluff Creek. Most Karuk speakers now live in the towns of Somers Bar, which is near the Karuk center of the world, Happy Camp, and Orleans. The Karuk people originally owned 1.04 million acres of land until it was claimed as a public territory in 1905 under the Forest Reserve Act during the Roosevelt administration. In 1887, some members of the Karuk tribe were given small plots of land under the General Allotment Act. In the 1970s, elders from the Karuk tribe bought back two properties in Orleans and Happy Camp and have acquired 1,661 acres of land that the tribe can use for ceremonies, housing, and resource management. Our sincere gratitude to Carmen Preet for his efforts in providing us invaluable information.